नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत करने के बाद में बीपीएससी 142 का अपन यूनिट नंबर आज 15 को कंप्लीट करेंगे। साथ में आपकी ये जो किताब है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 15 ही चैप्टर थे और मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर का पेपर आता है। 3 घंटे अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। तो जिसने भी प्रीवियस जो यूनिट है 1 से लेकर 14 तक नहीं देखी है तो देख लो, नोट्स बना लो, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट है थोड़ा सा टफ रहता है दोस्तों, बड़े आंसर लिखने होते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो दोस्तों इकाई नंबर 15 पढ़ते हैं, आर्थिक संबंध। और देखो इसमें हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 के बाद में किस तरह से रही, क्या परिवर्तन आए, और 1991 में जो आर्थिक सुधार लागू हुए उसके बाद में क्या परिवर्तन आए, और फिलहाल इंडियन इकोनॉमी क्या स्थिति चल रही है, ठीक है। इसके अलावा अपन भारत और डब्ल्यूटीओ भी देखेंगे अपन, ठीक है। और भारत और दक्षिण एशिया देश हैं उनके साथ आर्थिक संबंध देखेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन सीखने वाले हैं। और कुछ टर्म्स, कुछ शब्द आएंगे यहाँ पर इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर बार की तरह आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा समझ में आया, कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं परिचय। देखो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि ज़रूरतमंद देशों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पैसा देने का काम करती है, वो भी ब्याज पे। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 3.89 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ में दुनिया में हम 5वें स्थान पे हैं। ये हमारी इकोनॉमी का साइज़ है दोस्तों, ये रियल जीडीपी है भारत की। अब देखो 5वें नंबर पे तो भारत है, तो बात करते हैं ना कि भाई फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट पे अमेरिका है जिसकी रियल जीडीपी यानी कि वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, या फिर आप कहें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, तो 29.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन की है दोस्तों 18.27 अमेरिकन ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी की है 4.71 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और जापान की है 4.07 अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर। भारत की 5वें नंबर पे दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत 5वें नंबर पे फिलहाल। लेकिन 2030 तक भारत सरकार ये सोच रही है, साथ में दोस्तों अगर अपन देश के विकास में योगदान देते हैं, और ज़रूर देंगे दोस्तों, हमारा सपना है कि भारत 2030 तक तीसरे नंबर पे आ जाएगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे अपन इकोनॉमी के मामले में। तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो ये सपना सच हो पाएगा। 2030 तक जो हमारा विज़न है, जो हमारा सपना है, वो हम पूरा करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में तेज़ी से बढ़ रही है। आर्थिक जानकारों के अनुसार साल 2030 तक जापान, जर्मनी को हम पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस हेतु भारत को अपनी आर्थिक नीति मजबूत करनी होगी, अर्थात आयात को कम करना होगा, यानी कि सामानों को कम मंगवा करके ज़्यादा सामान बेचना होगा, ठीक है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट है ज़्यादा करना पड़ेगा अपने को। 2014 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम दोस्तों इसका मकसद है कि भारत में ही वस्तुएं, सामान बने और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच पाएँ, तभी तो पैसा आएगा। वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना बनाने का जो सपना है भारत सरकार ने सोचा है। हमें अपने निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अधिक अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं विदेशों के, वो भारत में निवेश करेंगे, पैसा लाएंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ पर चीज़ें बनती है, विनिर्माण उद्योगों का विकास करना होगा अगर हमें जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना है। आज भी भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोमा द्विपक्षीय, जिसमें 2 देश आपस में सहयोग करते हैं, कोमा बहुपक्षीय यानी कि 2 से अधिक देश मिलकर के किसी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो उसको कहते हैं बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल। और द्विपक्षीय मतलब बायलेटरल, 2 साइड, ठीक है। तो द्विपक्षीय में 2 देश और बहुपक्षीय में 2 से अधिक देश। तो दोस्तों ये सब रुकावटें भारत व्यापार में झेल रहा है, ठीक है।
जैसे कि दोस्तों अगर पाकिस्तान के साथ में बात करें तो संबंधों में तनाव होने के कारण उनके साथ द्विपक्षीय के व्यापार है वो बहुत कम हो रहा है। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन है, इसके भी कुछ नियम हैं, भारत उसमें उलझा हुआ है। भारत लगातार प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है WTO के साथ में। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जिसके साथ में भारत आज अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहा है और काफ़ी रुकावटें भी आ रही है। बढ़िया सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इससे शानदार इंट्रोडक्शंस आप दोस्तों शायद ही कहीं पाएँ। दोस्तों आगे चलते हैं अपन। भारत का आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है इंडिया का, हमारे प्यारे देश भारत का। वित्त वर्ष देखो, एक फाइनेंशियल ईयर, ये इसमें 2 साल लिखते हैं, 2025 और 2024, तो 1 साल हो गया ना, तो इसको कहते हैं वित्त वर्ष। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 6.5 से 7% रहने का अनुमान किया है दोस्तों हमने। और GDP क्या कहलाती है, किसी एक देश में जो जितने भी वस्तुएं बन रही है, जितनी सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा है, उनका कुल मूल्य GDP कहलाता है। तो किसी देश की अगर हमें आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, यानी कि कोई देश कितना आगे बढ़ रहा है दुनिया में, तो उसकी GDP देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट लिखी है मैंने। वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान मूल्यों पर समग्र सकल मूल्य वर्धन, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड शब्द आएंगे, लेकिन टेंशन मत करो यार, ठीक है, मैं सब समझाऊंगा। समग्र सकल मूल्य वर्धन क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो कोई वस्तु बन रही है, ठीक है, 100 रुपये में बनी, जिसमें कच्चा माल लग गया, लेबर लग गया, और वो बिकी 150 रुपये में, तो उसमें कच्चे माल की लागत घटा दो, है ना, प्लस बनने में जो खर्चा आया है, मजदूरी वगैरह, वो हटा दो। 100 रुपये लगा मान लो किसी वस्तु में, 150 रुपये बेची, तो 50 रुपये जो बचा, ठीक है, और सब घटाने के बाद में उस वस्तु का जो मूल्य होगा दोस्तों, वो कहलाएगा सकल मूल्य वर्धन, है ना। तो इनमें भी GVA में कृषि उद्योग सेवा की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7% और उद्योग सेवा की बात करें तो दोस्तों इसका भी GVA बढ़ा है 27.6%। और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर की बात करें, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, तो इसका भी जो सकल मूल्य वर्धन GVA वो 54.7% था। वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र 9.9% की दर से आगे बढ़ रहा है। आवासीय अचल संपत्ति यानी कि जैसे कि अपार्टमेंट नहीं बिकते कहीं पे, ठीक है, फ्लैट बिकते हैं, तो जो घर है ना, 2 BHK 3 BHK बंगलो, ये सब क्या कहलाता है, आपका आवासीय अचल संपत्ति कहलाता है। यानी अचल मतलब जिसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है। तो इसमें भी 33% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप देख ही रहे हो, जैसे कि गुरुग्राम के अंदर जाके देखें अपन, कितनी बिल्डिंगें वगैरह बन रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्डिंगें बनना, लोग खरीद रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी जो GDP है, आपका देश का विकास है, वो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो राजकोषीय घाटा है या सरकार का घाटा, मान लो सरकार ने किसी से 5,000 करोड़ उधार ले लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो अनेक देशों से, अनेक वित्तीय संस्थाओं से हम पैसा भी उधार लेते हैं और चुकाते भी हैं, लेकिन हमारा कुल जो राजकोषीय घाटा है वो 8.6% ये कम रहा है। 2024 के वित्तीय वर्ष में बात करें तो बढ़िया है ना, घाटा कम हो रहा है, जो उधारी थी वो कम हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में सेवाओं में भारत का निर्यात नए उच्च स्तर पे पहुंच के 341.1 बिलियन दर्ज हुआ है। यानी कि दोस्तों जैसे कि सेवा में बात करें, सॉफ्टवेयर बना के बेच दिया, ठीक है, होटल का कारोबार है, ये सब सेवाएं कहलाती है। तो इनमें भी मुनाफा हमने काफ़ी कमाया है। मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2022 और 23 में महिला कार्यबल की भागीदारी 2017-18 में 23.3% थी। 2017 और 18 में देखें तो गांव के अंदर जो महिलाएं रोजगार कमाती थी, ठीक है, जो नौकरी लगी हुई थी, उनकी जो संख्या है वो 23.3% थी। और अब अगर बात करें 2022 और 23 में तो 37 दर्ज की गई है, ठीक है, महिला कार्य बल की भागीदारी, यानी कि जो महिलाएं हैं वो भी नौकरी लग रही हैं, अपना काम है और बिजनेस है वो देख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के बाद पुनः बहाल हुई। दोस्तों कोविड-19 में ऐसा लगा कि भारत में वित्तीय आपातकाल वो लग जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा की कमी आ रही थी, लेकिन अब बात करें 2024 और 25 में तो हम रिकवर हो गए हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो गई है। कोविड से पहले
वित्त वर्ष 2020 के स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 20% से अधिक रही है। यानी कि 2020 की जीडीपी की बात करें और 2024 की जीडीपी की बात करें तो दोस्तों जैसे कि 2020 में जीडीपी मान लो 100 थी, अब कितनी होगी 2024 में 120 हो गई। तो ग्रोथ रेट कितनी हुई, वृद्धि दर 20% हुआ ना। तो दोस्तों हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमारा कोरोना के अंदर भी नुकसान हुआ काफ़ी, लेकिन हम रिकवर कर गए। ठीक है, यह आपको लिखना है दोस्तों इस वाले सवाल में भारत का आर्थिक परिदृश्य। और इस चैप्टर से दोस्तों 10 नंबर के सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये सवाल यहाँ से आते हैं। आगे चलो, मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी, ये सब हमने पढ़ लिए है। तो यहाँ तक तो पढ़ लिया है अपन ने कि जीडीपी बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार हो रहा है, क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं वो भी अपना बिजनेस कर रही हैं अब। ठीक है, ऑनलाइन वगैरह, और नौकरियां भी लग रही हैं। 2024 में हो रहे भू राजनीतिक संघर्ष के कारण वस्तु की आपूर्ति में बाधा, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। तो भू राजनीतिक संघर्ष यानी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। ये सब भू राजनीतिक संघर्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में कहीं पर भी गृह युद्ध, सिविल वॉर होते हैं या वास्तविक युद्ध होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण से दोस्तों जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई में कमी आती है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। भारत में उपभोक्ता मांग व निवेश बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ रही है। दोस्तों आज हम देखें कि एक इंसान, एक भारतीय की जो डिमांड है मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हम ही कितना सामान वगैरह खरीद रहे हैं और निवेश भी बढ़ रहा है। भारत में अनेक लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तथा विदेशों के व्यक्ति भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भारत की जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ रहा है। भारत में अर्थव्यवस्था इसलिए तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं। दोस्तों हार्डवेयर को बनाते हैं अपन, हार्डवेयर मतलब मशीनों के कल पुर्जे, दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, निर्माण, हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्यापार बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों से संबंधित है, हम गाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर, सेवा क्षेत्र प्रगति कर रहा है भारत का। तो इसलिए दोस्तों भारत की जो जीडीपी है या आप कहें कि आर्थिक विकास है वो बढ़ रहा है। भारत ने 2024 में अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ही भारत में आयात निर्यात बढ़ा, इससे देश का आर्थिक विकास हो सका। दोस्तों आपको सभी को याद है, बहुत बार बता चुका हूँ, 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो उन्हीं की सरकार के दौरान भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लाया गया और अनेक विदेशों की कंपनियां यहाँ पे स्थापित हुई। कच्चा माल है उसको हमने मंगवाया, आयात निर्यात काफ़ी बढ़ा, इससे देश का विकास हो सका। हालांकि विश्व बैंक के अनुसार आज भी अगर बात करें ना, वर्ल्ड बैंक के डेटा क्या कहते हैं, 2024 में भारत में 129 मिलियन गरीब व्यक्ति हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। ठीक है, हमने विकास तो किया, डेवलपमेंट तो किया, बट गरीबी है वो आज भी भारत में है। और दोस्तों पिछले 20 सालों की बात करें ना, आप गरीबी की दर देखना लगातार कम हो रही है, यानी कि हमारी जो सरकारें बहुत अच्छा प्रयास कर रही है पावर्टी एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए। फिर भी 129 मिलियन यानी कि आपके 12 करोड़ 90 लाख के आसपास गरीब व्यक्ति हैं भारत में, ये विश्व बैंक कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने के बावजूद, यानी कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, काफ़ी उद्योग धंधे कारखाने लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो कम नौकरियां युवाओं को दे पाया है। सृजित मतलब निर्माण करना। आज भी भारत के सामने अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रुकावटें हैं, जैसे कि टैरिफ संबंधी रुकावटें। दोस्तों टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मतलब अगर भारत, अमेरिका, चाइना अगर किसी भी देश को अगर कोई सामान बेचता है तो उस पर जो टैक्स लगता है, यानी कि वस्तुओं के आयात निर्यात पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहा जाता है। कोई देश है ज़्यादा टैक्स लगा दे, जैसे कि भारत के सामानों पर अक्सर देखा गया है दोस्तों, अमेरिका काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा देता है, तो फिर भारत की सामान है अमेरिका में थोड़ा बिकेगा इतना। तो टैरिफ संबंधी रुकावटें, विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ भारत के अनेक मुद्दों पर टकराहट है।
देखो, ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये दुनिया में इसलिए बना था क्योंकि व्यापार में पारदर्शिता आए। सब देश हैं एक दूसरे के साथ में अच्छे से व्यापार करें, कोई बड़ा देश छोटे देश को दबाए ना, व्यापार करते टाइम सभी को मुनाफा हो, सभी आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों अनेक देश हैं वो कुछ ऐसी नीतियां अपना लेते हैं या टैक्स ज़्यादा कर देते हैं दूसरे देशों की वस्तुओं पर। तो ये सब जो मुद्दे हमारे भारत के चल रहे हैं डब्ल्यूटीओ में, और डब्ल्यूटीओ भी इनको सोल्व कर ही रहा है। ये आपको लिखना था भारत के आर्थिक परिदृश्य में। सबको याद होगा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दिक्कत है तो फिर आप वीडियो को वापस से देखें, नहीं समझ में आता तब भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, समझने लायक है दोस्तों। देखो 1980 के दशक यानी कि 1947 और 1980 के दशक तक बात करें हम, तो भारत सरकार ने दो नीतियाँ अपनाई थी। एक तो नियोजित विनियमन, जिसको अपन कहते हैं प्लान्ड रेगुलेशन, यानी कि सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था मार्केट पर, सरकार जो चाहती थी वही होता था। और एक आयात प्रतिस्थापन, इसको कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि ज़्यादा जो वस्तुएं हैं वो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा वस्तु को बेच रहे थे और कम वस्तु को मंगा रहे थे। ये आयात प्रतिस्थापन कहलाता है, इससे कि देश आगे बढ़े। 1991 के बाद भारत की आर्थिक नीतियों में व्यापक बदलाव आया, वही आर्थिक सुधार है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ना, आज़ादी के बाद इंडियन इकोनॉमी क्या सिचुएशंस रही है। 1947 और 52 में सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निम्न प्रयास किए, जैसे कि भुगतान संतुलन को भारत के पक्ष में करना। भुगतान संतुलन क्या होता है? जैसे कि भारत 100 रुपये की वस्तु बेच रहा है, ठीक है, चाइना को, और चाइना ने 200 रुपये की कोई और वस्तु भारत को बेचती, तो भारत को घाटा हो गया ना भाई। 100 रुपये कमाए हमने, 200 रुपये की वस्तु वापस से खरीद ली, 100 रुपये घाटा हो गया। तो दोस्तों भुगतान संतुलन क्या होता है कि आप बैलेंस में रहते हैं ना, आपको घाटा इतना ज़्यादा नहीं होता है ना। पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहते हैं। निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा इकट्ठा करना हमारा मकसद था 47 और 52 के बीच में। मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि दोस्तों कोई देश है ना अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ दिलवाने के लिए क्या करता, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, यानी कि मुद्रा घटा दे। जैसे कि अभी $1 85 रुपये के आसपास चल रहा है। अब मान लो $1 100 रुपये के बराबर कर दे भारत सरकार, तो वो क्या हो गया, मुद्रा गिर गई या मुद्रा का अवमूल्यन। इससे भी कई सरकारें सोचती है कि हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास होगा। घरेलू वस्तु की खरीद में कमी व रक्षा खरीद को बढ़ाया गया दोस्तों 1947 और 52 के बीच में। अब आगे चलते हैं 1952 और 57 के समय के प्रयास थोड़े से देख लेते हैं। आयात निर्यात को उदार बनाकर निर्यात को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा 1957 और 1975 की बात कर लेते हैं अपन। मुदलियर समिति बनी थी, याद रखना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नेट जेआरएफ में यूजीसी की जो एग्ज़ाम लगती है उसमें पूछ लिया जाता है कि मुदलियार समिति किससे रिलेटेड है। ये इसने व्यापार नीति से संबंधित रिकमेंडेशन सिफारिशें दी थी भारत सरकार को 1957 और 75 के प्रयासों में है ये। निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को अधिक उदार बनाया गया, यानी कि दूसरे देशों की जो वस्तुएं हैं उन पर भी कम टैक्स है वो लगाया गया ताकि ज़्यादा वस्तुओं की आपूर्ति भारत में हो सके। ये जब चल रहा था 1957 से 1975 के बीच। रुपये का फिर से अवमूल्यन हुआ, यानी कि रुपये में गिरावट की भारत सरकार ने। 1975 और 1991 के समय का प्रयास देखो आप दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का पतन यहाँ पे चल रहा था, है ना। कांग्रेस पार्टी पसंदीदा पार्टी इस समय नहीं रही थी, हालांकि पार्टी अब भी मजबूत थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी पॉपुलर हुई। तो जनता पार्टी ने आयात उदारीकरण को अपनाया, यानी कि दूसरे देशों के जो वस्तुएं हैं उन पर कम टैक्स वगैरह लगाए। वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करके घरेलू आपूर्ति में वृद्धि की गई। आबिद हुसैन समिति, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, भारत सरकार ने आबिद हुसैन समिति क्यों बनाई, क्योंकि व्यापार से संबंधित सिफारिशें आयात निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से आबिद हुसैन समिति की सिफारिशें सरकार ने अपनाई थी। इसके अलावा राजीव गांधी सरकार ने भी दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र व्यापार को आगे बढ़ाया, साथ ही राजकोषीय मौद्रिक नीतियों में बदलाव किया गया। फलता है भारत के निर्यात में 17% वृद्धि हुई थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो आर्थिक स्तर पे जो प्रयास किए गए थे। ये हमने पढ़ लिए 75 से लेकर 91 के बीच में क्या चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे बात करते हैं 1991 के बाद। देखो लाइसेंस और परमिट जो व्यवस्था थी उसकी समाप्ति की गई, यानी कि बात बात के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे कि मान लो आपका साइकिल का कारखाना है
और एक साल में 5,000 साइकिलें बना के बेच रहे हो, मान लो आपको 5 से 10,000 वो करनी है यूनिट, ठीक है, तो आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो सरकार के पास जाना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है लाइसेंस राज, परमिट राज व्यवस्था कहलाती थी, उसको ख़त्म किया गया। प्रौद्योगिकी उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है एडवांसमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया। विदेशी निवेश व आयात निर्यात में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत हमने उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण को अपनाया। आप जानते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण से तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा व्यापार बढ़ जाता है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों ईपीजेड की स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण। इसके अलावा निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना भी भारत सरकार ने बनाई ताकि हम ज़्यादा सामान बेच सकें। इसके अलावा एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसों का निर्माण किया गया जहाँ पे सामान रखा जाता था, दूसरों देशों को बेचा जाता था। इसके अलावा भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं भी बनाई। सोने के आयात का उदारीकरण किया गया, ज़्यादा गोल्ड भारत में आ सका। और मुद्रा परिवर्तनीयता, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इसको कहते हैं। ध्यान दो, इकोनॉमी के बच्चे हैं वो समझते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको, है ना। आप यहाँ आए हो तो फिर मुद्रा परिवर्तनीयता क्या होती है, जैसे कि मान लो डॉलर है, अब डॉलर आप रुपए में बदल लो, ठीक है, या फिर आप पाउंड में बदल लो, यूरो में बदल लो, यानी कि एक मुद्रा दूसरी मुद्रा में किस तरह से बदली जा रही है, क्या वो आसानी से बदली जा रही है। जैसे कि डॉलर है, उसकी मुद्रा परिवर्तनीयता काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सब मुद्रा परिवर्तन कहलाती है। आयात निर्यात नीतियों में सुधार किया गया 1991 के बाद में, ये आपको लिख देना। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्या कौन सी हेडिंग थी, रट गई ना। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही थी, सबको याद हो रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से लिखे हैं, सब कुछ आप याद कर लेना और नोट्स बना लेना, बेटर रहेगा। भारत और विश्व व्यापार संगठन, यहाँ से सवाल बनते हैं 10-10 नंबर के। देखो, मैंने आपको बताया था कि विश्व व्यापार संगठन दुनिया में व्यापार को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करता है, व्यापार संबंधित नियम बनाता है। दुनिया में मुक्त व्यापार यानी कि फ्री मार्केट की सुविधा हेतु 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, WTO से पहले एक ऐसी संस्था थी, क्या नाम था उसका, GATT, है ना, GATT, उसको हटा करके या उसको प्रतिस्थापित किया WTO ने, ठीक है। तो भारत WTO का सदस्य देश है तथा इसके दिशा निर्देशों का हम पालन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शामिल होने से भारत को कई फायदे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत पर्सनली आपके लिए नोट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट है, बड़ा काम का है, आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर। देखो, WTO में हम जुड़े तो हमें क्या फ़ायदे हुए WTO से। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ, यानी कि बहुत सारे देशों से हम कंपटीशन करने लग गए, हमारा सामान भी बिकने लगा पूरी दुनिया भर में। कम टैरिफ के कारण भारत है वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया, यानी कि भारत की वस्तुओं पर कम टैक्स है वो लगाया जाने लगा जब से हम WTO के मेंबर बने। दूसरे देशों में हम कम टैक्स वाली जो वस्तुएं वो बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। भारत को अपने माल और सेवाओं के लिए वैश्विक बाजारों में पहुंच मिली। हमारा जो सामान है भारत का, ठीक है, वो अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया तक जाने लगा। विदेशी कंपनियों ने भारत में ज़्यादा निवेश किया, भारत की प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई और वैश्विक विचारों का आदान प्रदान हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, WTO से भारत को नुकसान भी हुए कुछ, ठीक है। गरीबों के लिए दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, गरीबों के लिए दवाइयों की कीमतें बढ़ गई। कृषि क्षेत्र में नुकसान हो रहा है भारत को। विकासशील देशों के उत्पादों को अस्वीकार करने से एक तरफा व्यापार बढ़ रहा है, यानी कि जो अमीर देश, विकसित देश है ना, ये सब क्या करते हैं, WTO पर अपना डोमिनेंस, दबदबा बना के रखते हैं। जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब WTO को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जो विकासशील, जो गरीब देश के जो सामान है ना, उन पे ज़्यादा टैक्स वगैरह लगवा दो आप। तो इस तरह से दोस्तों विकासशील देशों का व्यापार प्रभावित होता है, उसमें भारत का भी व्यापार वो इफेक्ट पड़ा उस पर। टैरिफ बाधाएँ हैं, है ना। भारत के कई व्यापारिक मामले अधर में ही रह गए हैं क्योंकि WTO का एक दोस्तों एक प्राधिकरण यानी कि एक एजेंसी है जो कि मामले सुनती है, व्यापार संबंधित मामले निपटाती है, उसका नाम है WTO का अपीलीय प्राधिकरण। तो समय पर मामले भारत के निपटाता नहीं है, तो इस तरह से भारत को नुकसान भी हो रहा है। अनेक बार WTO ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस यानी कि सबसे अधिक पसंदीदा राष्ट्रों को व्यापार में फ़ायदा पहुंचाया है। विकासशील देशों के साथ में WTO ने भेदभाव भी किया है, अनेकों बार देखा गया। WTO पर अमेरिका जैसे विकसित देशों का दबदबा रहता है। अमेरिका और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो बड़े खिलाड़ी। अब जान रहे हैं कि अगर इकोनॉमी की बात करें
जीडीपी की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, नंबर 1 पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना। अतः भारत के लिए अनिवार्य हो जाता कि वह क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों को विस्तार करे। यानी कि दोस्तों जैसे कि भारत के क्षेत्रीय रीजनल पार्टनर कौन हो सकते हैं? अफगानिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, मालदीव हो सकता है, ठीक है, और मलेशिया, इंडोनेशिया, ये अपने आसपास के जितने भी देश है भारत के क्षेत्रीय भागीदार हैं, इनके साथ में हम व्यापार बढ़ाएंगे, बढ़ा भी रहे हैं और आर्थिक संबंधों को विस्तार करेंगे ताकि हम भी है वो कम से कम 2030 तक तीसरे नंबर पे पहुंच जाए अर्थव्यवस्था की तालिका में। और भारत को विनिर्माण क्षेत्र पे अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि भारत अधिक से अधिक सामान है बेच सके दुनिया को। भारत बनाम आसियान, ये सवाल आ भी चुका है दोस्तों। आसियान क्या है? आसियान का पूरा नाम, एक ग्रुप है, इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम आदि देश आसियान में आते हैं। आसियान देशों के साथ भारत ने मजबूत आर्थिक संबंध बनाने हेतु भारत ने 1991 के बाद में दोस्तों आपको पता होगा पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई भारत ने 1991 में, क्यों? ताकि हम इस आसियान के जो देश है ना, ये सारे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके साथ में हम आर्थिक संबंध बढ़ा सके, व्यापार बढ़ा सके। और ये जो पूर्व की ओर देखो नीति है दोस्तों, इसी को और बढ़ाएगा, इसमें और बातें जोड़ेगी कि भाई पहले तो हम पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन हम पर्यटन की बात करेंगे, सैन्य सामानों की बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे कला संस्कृति के बारे में। तो पूर्व की ओर देखो नीति को विस्तार देने के लिए दोस्तों इस नीति का नाम 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा? नीति एक ही है, नाम सिर्फ बदला गया है 2014 में। यह नीति यानी कि एक्ट ईस्ट नीति भारत के आसियान देशों के साथ शांति, समृद्धि व साझा प्रगति सुनिश्चित करती है, यानी कि हम इन देशों के साथ मिल करके सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और 2004 और 2010 की अवधि में भारत ने एक कार्य योजना भी बनाई जिससे संबंधों को नई दिशा मिली। आप लिख सकते हैं सब किस में? भारत बनाम आसियान। बनाम का मतलब होता है वर्सेज, यानी कि आसियान और भारत के आर्थिक संबंध हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड? भारत आसियान के व्यापार व निवेश संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 और 2024 में बात करें तो भारत व आसियान देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $121 बिलियन का हो गया। द्विपक्षीय व्यापार का क्या मतलब होता है? जैसे कि भारत ने 100 रुपये की चीज़ बेची और 200 रुपये की चीज़ है वो आसियान देशों ने मिलकर के भारत को बेची, तो कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना हो गया? 300 रुपये का हो गया ना। तो वो द्विपक्षीय में आयात निर्यात मिला करके लिखा जाता है, कितना बेचा कितना खरीदा, वो $121 बिलियन। अच्छी खासी कीमत। तो दोस्तों इस तरह से हम बढ़े रहे हैं हमारे आर्थिक संबंध आसियान देशों के साथ में। और आसियान देशों में भी बात करें कि इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापार इंडोनेशिया ही करता है भारत के साथ में। भारत इन देशों के साथ यानी कि आसियान देशों के साथ कृषि, सैन्य, मछली पालन यानी कि फिशरीज, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, वानिकी, वनों से संबंधित क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। वर्तमान में आसियान देशों पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, अतः भारत को इन देशों के साथ सहयोग अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है ना। चाइना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है इनके साथ में, आसियान देशों के साथ में। तो भारत को और ज़्यादा सहयोग करने की आवश्यकता है, ये आप लिख दो। भारत और G20, ये भी सवाल पूछा गया दोस्तों। भारत और G20 एक समूह है, इसका पूरा नाम क्या? ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का एक समूह है। इसमें 20 पार्टी हैं टोटल। तो G20 देशों के साथ में भारत के आर्थिक संबंध पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच है। G20 एक मंच है। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। टोटल कितनी पार्टी होगी? 20 पार्टी होगी। G20 देशों का लक्ष्य प्रमुख आर्थिक, सामाजिक विकास और संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना तथा उनका समाधान करना है। 26 सितंबर 1999 को G20 का गठन हुआ। इसका उद्देश्य दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाना, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशंस, और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है कि किसी के यहाँ पर भी कोई मंदी वगैरह ना आ जाए, आर्थिक मंदी, है ना, सब अच्छा चलता रहे। G20 दुनिया की आबादी का 2/3, यानी कि G20 में जितने भी देश शामिल हैं अगर उनकी जनसंख्या की बात करें तो 2/3 है पूरी दुनिया की आबादी का। और सकल घरेलू उत्पाद का 85% कवर करती है G20 के देश सारे मिलकर। और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व G20 करता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक चीज़ समझो आप, ये सकल घरेलू उत्पाद का 85%, इसका क्या मतलब है? यानी कि मान लो पूरी दुनिया की GDP अगर 100 है, तो ये जो G20 में जितने भी देश 20 देश शामिल है ना, 20 पार्टियाँ शामिल हैं, तो उनकी कुल GDP कितनी है? 85 है, और बची हुई दुनिया की 15 है।
ठीक है, तो इस तरह से आप समझो। आप भारत G20 के देशों के साथ निम्न मुद्दों पे काम कर रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास यानी कि हाईवे बना रहे हैं अपन, ठीक है, और मेट्रो बना रहे हैं, है ना, राइट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये सब आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? समाज का जो प्रत्येक वर्ग है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका विकास हो, यानी कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को बराबर अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस विकास को कहते हैं समावेशी विकास। कोमा ऊर्जा दक्षता, कोमा आतंकवाद को कम करना, भ्रष्टाचार व काले धन में कमी, रोजगार सृजन यानी कि रोजगार नौकरियां देना, स्थिर वैश्विक बाजारों का निर्माण यानी कि ऐसे ग्लोबल मार्केट जिसमें पैसा लगातार फ्लो होता रहे, मंदी ना आए, कोमा सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, ये सारे मुद्दों पर हम G20 के देशों के साथ में बात करते हैं। तो 2019 में आपको सबको पता G20 समूह की बैठक ओसाका, एक सिटी है जापान देश की, में हुई। इसके उद्देश्य क्या थे? पढ़ लो। 2019 में G20 की मीटिंग हुई थी जापान में। तो इसमें बातें की गई, वैश्विक आर्थिक चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, सामाजिक मुद्दों से कैसे निपटा जाए, आर्थिक भगोड़े अपराधियों, जैसे कि भारत से किसी ने मान लो 10,000 करोड़ चुरा करके भाग गया, ठीक है, बैंक से लोन वगैरह लेकर के, वो सब आपके आर्थिक भगोड़े यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंडर कहलाते हैं, वो अपराधी होते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का रास्ता तैयार करना, सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की बातें करना, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना, यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा होती है दोस्तों, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। ये सब 2019 की मीटिंग में बात की गई थी। अब 2023 में सभी को याद होगा, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 में G20 समूह की बैठक की जो मेज़बानी यानी कि होस्ट किसने किया था? भारत ने किया था। भारत ने नई दिल्ली में इस मीटिंग की मेज़बानी की थी। और इस मीटिंग में निम्न इश्यूज़ पे चर्चा की गई, जैसे कि हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, जलवायु वित्त, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको उनको विकसित देश हैं वो जलवायु परिवर्तन का नुकसान ना हो उसके लिए पैसा दे, वो जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस कहलाता है। कोमा जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी लाइफ सभी चीज़ें, समावेशी विकास हो, सतत विकास के लक्ष्यों में प्रगति, यानी कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना रखे हैं ना, उनमें प्रोग्रेस करना, तकनीक व डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटरनेट को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सब बातें हुई G20 की बैठक में, जो कि 2023 में दिल्ली में हुई थी। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े देश यहाँ पे शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। नहीं और देशों कौन पूछता है, समझ रहे हो। दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार संबंध अब पढ़ लेते हैं। G20 के साथ पढ़ लिया अपन ने, आसियान देशों के साथ पढ़ ली। अब दक्षिण एशिया के जब मैं बात करता हूँ, साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आते हैं। समझ में आ रहा? भारत इन सभी देशों के साथ व्यापारिक अधिशेष की स्थिति, यानी कि हम ट्रेड सरप्लस में, यानी कि मान लो 100 रुपये की जो चीज़ है वो बांग्लादेश ने बेची भारत को, और भारत ने 150 रुपये की कोई वस्तु बेची, तो 50 रुपये अपन प्रॉफिट में है ना दोस्त। तो इसी को कहते हैं व्यापारिक अधिशेष। सभी देशों के साथ में हम फायदे में ही हैं। वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की 2022 और 23 का लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास में है दोस्तों। ये मैंने भारत सरकार की वेबसाइट से ही लिया है। और दोस्तों इग्नू की जो किताब है ना, इसमें बहुत ओल्ड डेटा है। ओल्ड डेटा को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है 2017-18 का, ठीक है, क्योंकि किताबें आपकी उसी टाइम पे छपी थी और 2024 चल रहा है, तो 2024 के डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो करंट अफेयर है, उसके साथ पढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट, इसमें देखते हैं भारत का द्विपक्षीय व्यापार इन देशों के साथ में कितना रहा है, यानी कि आयात निर्यात कुल मिलाकर के, है ना, जो पैसा बना। जैसे अफगानिस्तान के साथ बात करें तो हमारा बायलैटरल ट्रेड 889.85 था, और ये मिलियन डॉलर में है। बांग्लादेश के साथ में 14,225.17 मिलियन डॉलर, भूटान के साथ में 1605, मालदीव के साथ में 973 मिलियन डॉलर, नेपाल के साथ में 8,855 मिलियन डॉलर, पाकिस्तान के साथ में देखो कितना कम है 647, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है ना। श्रीलंका 6,189, ये सब मिलियन डॉलर में है। द्विपक्षीय व्यापार है, यानी कि भारत इन देशों के साथ में बायलैटरल ट्रेड है, वो इस तरह से कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन भारत के साथ में करता है? दक्षिण एशिया के देशों की बात करें, बांग्लादेश कर रहा है सबसे ज़्यादा व्यापार। तो लिख दो, इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने हेतु एक समझौता भी हुआ, है ना। उस समझौते का नाम क्या? साफ्टा। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा।
दक्षिण एशिया के देशों के बीच आज भी व्यापार कम होता है। इसके क्या क्या कारण है? क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं नावें नहीं है, जहाज़ नहीं है, सड़कें नहीं है, और टैरिफ दरों से संबंधित कुछ मुद्दे हैं दोस्तों। देशों के बीच आपसी विश्वास की कमी है, और भी मसले आप देखो कि हमारा दक्षिण एशिया देशों के साथ में इतना ज़्यादा ट्रेड क्यों नहीं होता। निवेश पर प्रतिबंध होना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो पाकिस्तान कोई बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उस पर प्रतिबंध कुछ लगा रखे हैं, ठीक है। श्रीलंका के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने साल 1998 में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया था। इस श्रीलंका के साथ में एक पॉइंट याद रखना। आगे चलते हैं, व्यापार और विदेश नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, तो चलो पढ़ाता हूँ मैं। व्यापार और विदेश नीति 10 नंबर का सवाल। वर्तमान में चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक प्रतिद्वंदिता, यानी कि दोनों मतलब चाह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आए। प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन, इसे हम व्यापारिक युद्ध भी कहते हैं, है ना। असली का युद्ध नहीं है, मतलब एक दूसरे पे व्यापारिक प्रतिबंध लगा देंगे, ज़्यादा सामान बेच देंगे, ये सब व्यापारिक युद्ध कहलाता है, जो चाइना और अमेरिका के बीच में फिलहाल चल रहा है। ट्रंप प्रशासन, जब मतलब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनका प्रशासन कहलाता ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी, यानी कि दूसरे देशों की वस्तु पे ज़्यादा टैक्स उन्होंने लगाया। काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड समझाऊं मैं क्या होता है? बोलो, चलो समझाता हूँ। काउंटर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार। तो जब आप किसी देश को कुछ सामान बेचते हैं, तो उसके बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, बदले में कोई वस्तु मिल जाती है, तो कोई करेंसी मुद्रा नहीं मिल करके वस्तु के बदले वस्तु मिलना, ये सब कहलाता काउंटर ट्रेड। और एक देश इसलिए काउंटर ट्रेड करता है क्योंकि उसको अपना व्यापारिक मुनाफा कमाना होता है, उसको वस्तुएं बेचनी होती है और मुद्रा है उसको पास में रखनी पड़ती है। इसके अलावा संरक्षणवादी नीति, यानी कि दोस्तों अपने ही घरेलू व्यापार को बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है किसी देश के द्वारा, वो संरक्षणवादी नीति कहलाती है। सब अमेरिका है वो करता आया है। इसके साथ ही, इसके कारण ही भारत का अमेरिका के साथ व्यापारिक हित टकरा रहे हैं। चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का हिस्सा है। चाइना की बात कर लेते हैं थोड़ी, लेकिन वह WTO के सारे नियम कानून मानने को तैयार नहीं है। फलतः वैश्विक व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। मतलब आज भी दोस्तों अगर बात करें कि चाइना का जो मार्केट है ना, चाइना सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ना। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, बहुत तरह तरह की शर्तें हैं। अमेरिका वर्तमान में भी अनेक भारतीय उत्पादों पर, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट पे अमेरिका बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। भारत को निर्यात मांग में मंदी व चालू खाता घाटा बढ़ने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा जो सामान है उसकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है, चालू खाता घाटा हमारा वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर पड़ रहा है। अभी देखो $1 में कितना रुपया है अभी? 85 रुपये, तो 85 गुना कमज़ोर है अभी, ठीक है। कोशिश करेंगे दोस्तों मिलकर के सब भारत को आगे बढ़ाएं, और ये जो भारतीय रुपया इसकी स्थिति हम सभी लोग और सरकार मिलकर के अच्छी करेंगे। कम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त होना, ये सभी भारत में समस्याएं बनी हुई है। भारत ईरान से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि ईरान से जो भी देश तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं, उसमें चाइना नंबर 1 पे है ईरान से तेल खरीदने मामले में, और दूसरा नंबर भारत का है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि 2015 का जो समझौता हुआ था, है ना, अमेरिका और ईरान के बीच में नाभिकीय समझौता कहलाता है, उसकी शर्तों का उल्लंघन कर दिया था ईरान ने। इसलिए 2018 में अमेरिका ने दोस्तों ईरान पर तो प्रतिबंध लगा ही दिए। रिश्ते बहुत ख़राब हैं ईरान और अमेरिका के आज भी दोस्तों, क्योंकि जो ईरान है वो अपने परमाणु मिसाइलों का जो टेस्टिंग वगैरह करता रहता है, परीक्षण करता रहता है। तो अमेरिका ने सभी देशों को धमकी भी दी है कि कोई भी अगर ईरान से कच्चा तेल या कोई भी वस्तु खरीदता है तो हम ईरान पर तो लगाएंगे आर्थिक प्रतिबंध, आप पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगा देंगे। तो भारत बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है ईरान से, इसलिए दोस्तों भारत और ईरान का व्यापार है प्रभावित हो सकता है। समझ में आ रहा? यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान भारत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होने के कारण भारत मध्य एशिया व अफगानिस्तान से जुड़ने हेतु ईरान के चबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। देखो पाकिस्तान है ना, भारत को एक तो हवाई सीमा का यूज नहीं करने देता। जैसे कि मान लो अमृतसर से हमें काबुल जाना हो, तो पाकिस्तान अपने आसमान यानी कि हवाई क्षेत्र का यूज़ नहीं करने देगा, एरोप्लेन नहीं जा सकते। और भारत के जो ट्रक हैं वो भी है, अगर अफ़गानिस्तान जाना चाहिए लाहौर होकर के तो पाकिस्तान मना करता है बहुत बार। तो दोस्तों हमने एक अल्टरनेटिव देखा कि यार तुम लोग तो कभी सुधरोगे नहीं,
हम एक काम करेंगे, अब चाबहार पोर्ट बनाएंगे ईरान में, और वहाँ से हम अफ़गानिस्तान भी पहुँचेंगे। मुंबई गुजरात के जो बंदरगाह, वहाँ से हमारा सामान जाएगा जहाज़ों से, कहाँ पर, चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है। और ईरान में जब पहुँच गए तो ईरान से अफ़गानिस्तान पहुँच जाएंगे, प्लस मिडिल एशिया की जो कंट्री है वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, जैसे कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में। तो हमारा व्यापार बढ़ेगा मध्य एशिया से, चाबहार बंदरगाह बनाने से। भारत व रूस भी अपनी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए परस्पर सहयोग कर ही रहे हैं। चीन अपनी मेड इन चाइना 2025 की रणनीति को आक्रामकता से बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा चाइना जिन भी देशों के साथ व्यापार करता ना, अधिकतर देशों के साथ में दोस्तों वो व्यापार अधिशेष की स्थिति में, यानी कि उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नुकसान में नहीं है। चाइना कितना सस्ता माल बनाता है। ठीक है, चले तो एक दिन और चल जाए 10 साल, ऐसा चाइना का माल। दोस्तों दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में चाइना अपना सामान बेच रहा है, और चाइना की नीति है मेड इन चाइना 2025, जिससे वह दुनिया के सभी आकर्षक बाजारों तक पहुंच गया है। अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिका के देशों की बात करें, अमेरिका महाद्वीप पूरा, ठीक है, इधर एशिया महाद्वीप, सब बाजारों तक चाइना का सामान जाता है। चीन ने WTO के सभी नियमों का उपयोग करते हुए पिछले 20 सालों में भारत के बाजारों पर भी पकड़ मजबूत कर ली है। मोबाइल देखो, चाइना का कितना ज़्यादा यहाँ पे दबदबा चलता है इंडिया में, समझ रहे हो आप। उदाहरण के तौर पे भारत का चीन के साथ 1997 और 98 में व्यापार देखे तो $1 बिलियन का था, लेकिन 2024 में देखो भारत के मार्केट तक पहुँच गया चाइना बहुत ज़्यादा, और आज देखो 2024 में $118.40 बिलियन का हो गया। कहाँ पर $1 बिलियन था 1997 में, 2024 में कितना हो गया, 118। तो भारत ही नहीं, चीन अमेरिका व यूरोप के अन्य देशों में भी तबाही मचा रहा है। चीन का 130 देशों के साथ व्यापारिक अधिशेष है। मैंने आपको बताया था चाइना जहां पर भी व्यापार करता है वो फ़ायदे में ही है। इसी वजह से भारत के घरेलू उद्योग फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाई वगैरह बनाना, वस्त्र व लोहा इस्पात, खनिज ईंधन और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, फिशरीज आदि बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि चाइना एग्रेसिवली आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी आर्थिक नीतियाँ कुछ इस तरह की हैं। परिणाम स्वरूप भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। निष्कर्षतः है, कंक्लूजन लिख दो, भारत को वर्तमान में ऐसी विदेश नीति बनाने की जरूरत है जहां इजराइल व फिलिस्तीन संघर्ष, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे बुरे हालातों में भी भारत के व्यापारिक हित प्रभावित न रहें। हम व्यापार दुनिया से करते रहें और भारत में भी सामान है वो आता रहे। ठीक है, ये आप लिख सकते हो दोस्तों। इस वाले हेडिंग में बार बार पूछा गया है व्यापार और विदेश नीति, ये मैं गेस्ट पेपर में भी इसको लिखूंगा। ठीक है, देखो एक किताब कंप्लीट होने के बाद में आपके 2-3 वीडियो और रहेंगे। ठीक है, एक तो गेस्ट पेपर का, और साथ में 2-3 सालों के जो पेपर हैं वो भी मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो चैप्टर याद करो, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में वीडियो देखने का फ़ायदा है। कोई ऐसा सोचे मैं इन वीडियो से देख के पास हो जाऊँ, भाई पास तो हो जाओगे आप, लेकिन अपने को लाने अच्छे नंबर, तगड़े नंबर। तो तगड़े नंबर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 15 चैप्टर एक बार रीड करने पड़ेंगे, वीडियो देखना पड़ेगा। समझ रहे हो दोस्त, आगे चलते हैं। भारत 2030 दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है। ये एक प्रकार का विजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है ना, कि हम 2030 तक क्या क्या प्रोग्रेस कर लेंगे, ये भी आ सकता है दोस्तों, और आपको पता रहना चाहिए अगर कोई पूछे तो, है ना, कि 2030 तक इंडिया क्या होगा, क्या होगा इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो पहले तो ये आप देखो, भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन होगी, ये अच्छी बात तो नहीं है 2030 तक। सकल घरेलू उत्पाद $10 ट्रिलियन का होगा, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे ऐसे तो $10 ट्रिलियन जब हमारा GDP हो जाएगा 2030 तक। जापान जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। भारत की प्रति व्यक्ति आय $6600 होगी। भारत की 50% आबादी शहरों में रहेगी 2030 तक। मुंबई की अर्थव्यवस्था $245 बिलियन होगी, जिसका आकार मलेशिया की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा होगा। तो भारत के कुछ शहर जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, दोस्तों इनकी अगर इंडिविजुअल इकोनॉमी यानी कि इनकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था देखें तो बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देंगे भारत के बहुत सारे राज्य। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी 6% होगी। साल 2030 तक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अनेक स्टार्टअप शुरू होंगे, यानी कि सब लोग बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे अपना, जिससे कि लाखों नौकरियां युवाओं को मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों व स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके भारत के प्रत्येक शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना, ये भी भारत 2030 एक विजन का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक भारतीय एक स्वास्थ्य प्रणाली तथा देखभाल सेवाओं तक इस भारतीय की पहुंच होगी। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक योजना है दोस्तों, हेल्थ केयर से रिलेटेड। 2030 तक न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन जिसको अपन कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट, और मैक्सिमम गवर्नेंस
वापस से सुनो, बहुत अच्छा एक वर्ड है, याद रखने लायक। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब होता है सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसको बिजनेस करना वो बिजनेस करे। ठीक है, ये अवधारणा साकार हो सकी 2030 तक। इसके अलावा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिकरण बढ़ाया जाएगा, गाँवों के अंदर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल करना, ये भी इस विजन का लक्ष्य है। स्वच्छ नदियाँ हम बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। यमुना को साफ़ करेंगे, गंगा को साफ़ करेंगे। स्वच्छ पेयजल यानी कि सभी को ड्रिंकिंग जो वाटर है वो सभी को अच्छा मिले, साफ़ सुथरा मिले। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, पर्यटन व कचरा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु व्यापक नीतियां बनाई जाएंगी 2030 तक। ये दोस्तों भारत 2030 एक विज़न है भारत सरकार का, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक किताब कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसके अलावा भी किताबें अपन पढ़ते रहेंगे, और इसके गेस्ट पेपर पिछले 2-3 साल के पेपर है वो भी अपन देखेंगे आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया? एक एक वर्ड मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है। किसी को भी कोई कमी हो, है ना, कोई कमी बतानी है तो वो भी दिल से बता सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप नोट्स बनाएं, याद करें इसको कम से कम 5 बार, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर वगैरह भी करते रहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय।